Welcome to today's class. I will be talking about chapter number 8, जो कि थोड़ा लंबा चैप्टर है। बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। सो लेट अस क्विकली मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 8। एक बात और बोल देता हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 8, एंड दैट इज कि देखो, चैप्टर नंबर 8 के अंदर ना मेरी जो वीडियोस पहले से निकले हुए हैं, आप काइंडली उसको फॉलो मत करिएगा। क्यों? क्योंकि वो वीडियो मैंने आज से 2 साल पहले बनाया था और उस 2 साल पहले टैक्स के नियम कानून अलग थे। आज टैक्स के नियम कानून काफी अलग हैं। ठीक है। तो मैं इस चैप्टर में आपको दो तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक, जब आपसे इन्वेस्टर, आप जब प्रैक्टिकली मार्केट में आज काम करने उतरोगे तो इन्वेस्टर को आपको क्या समझाना है, राइट, जो कि आज के लेटेस्ट टैक्स लॉस के हिसाब से होगा। और एक मैं आपको आंसर करता हूं, समझाता हूं ऑन द बेसिस ऑफ कि किताब में क्या बातें लिखी गई हैं। तो किताब में जो बातें लिखी गई हैं उसके ऊपर में ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो कि 1 साल पुराना किताब है। तो उस समय क्या नियम कानून थे मैं आपको वो भी समझा दूंगा। राइट। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे अपने फटाफट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ, विच इज ऑल अबाउट टैक्सेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको ध्यान से सुनिएगा और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये मतलब आपके रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कुछ कुछ बेसिक नियम कानून आपको मैं पहले क्लियर करता हूं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टैक्सेशन का चैप्टर, राइट। मैं स्लाइड्स में 15 मिनट के बाद आऊंगा। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से सारे कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर कर दूंगा। तो टैक्सेशन क्या बोलता है? सर, म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टर को टैक्स कब देना होता है? तो आंसर इज कि सर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर टैक्स सिर्फ और सिर्फ तभी पे करता है व्हेन ही सेल्स यूनिट। सो एप्लीकेबल, टैक्सेशन एप्लीकेबल ओनली ऑन सेल। परचेज में टैक्स नहीं लगता है, माल बेचने पर टैक्स लगता है। ये बात एकदम क्लियर हो गया। ठीक है। तो मतलब अगर मान लो आपका कभी इन्वेस्टर, आपने किसी इन्वेस्टर से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कराया और पूरा साल उसने कोई यूनिट बेचा नहीं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अब साल के अंत में वो इन्वेस्टर बोलता है, भाई तेरे को 5 लाख का चेक दिया था ना? बोला हाँ दिया था। तो बताओ उसमें मेरे को कितना टैक्स भरना पड़ेगा? तो आंसर इज कि सर, क्योंकि आपने कोई भी माल अभी तक नहीं बेचा है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरा बात, टैक्स कब लगेगा? टैक्स आपको तभी देना पड़ेगा जब आप प्रॉफिट बनाएंगे। सो एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के अंदर में ही टैक्स देते हो, लॉस में टैक्स नहीं देते हो। तो इमेजिन करिए कि सर, मान लो स्कीम का टैक्स रेट मान लो अभी 10% है। आपने 1 लाख रुपया डाला था और 1,20,000 रुपये आपने माल बेच दिया। ठीक है। अब आपको 10% का टैक्स देना है। तो आप क्या चीज पे 10% टैक्स दोगे? आपने माल बेचा 1,20,000, तो क्या आप 1,20,000 का 10% टैक्स दोगे? आंसर इज नो। टैक्स इज एप्लीकेबल ओनली ऑन प्रॉफिट। तो सर, 1 लाख में खरीदा था, 1,20,000 में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट पोर्शन कितना है? तो मेरा प्रॉफिट पोर्शन 20,000 रुपए का है। तो मैं 20,000 रुपए का 10% यानी कि 2,000 रुपए टैक्स दूंगा। वेरी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? बोलता है कि सर, जब मैंने कहा कि इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सेल, तो सेल करने के तरीके क्या क्या हैं? आप कैसे कैसे अपना माल बेच सकते हो? तो सर, एक होता है कि मैं रिडेम्पशन करता हूं टोटल, या फिर मैं कहता हूं कि सर मैं रिडेम्पशन करता हूं पार्शियल, या फिर मैं कहता हूं कि सर मैंने कोई SWP किया, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो महीना महीना मैंने कुछ कुछ यूनिट बेचा और स्कीम में इन्वेस्टर को पैसा मिला, तो ये भी माल बेचने का एक तरीका है। या फिर मान लो मैंने कोई STP किया, एक स्कीम से दूसरे स्कीम के अंदर में पैसे ट्रांसफर किए महीने महीने, तो भी एक स्कीम जहां से पैसे निकले उसके यूनिट्स बिके, तो ये भी सेल करने का एक तरीका है। या फिर सर, अगर मैंने कोई स्विच किया स्कीम को, तो वहां पर भी टैक्स लगता है। ये क्लियर कर दिया कि बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स नहीं मालूम होते हैं और वही लोग परेशान होते हैं बाद में आके। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए सर, आपने अपने इन्वेस्टर्स का चेक किया, किसी ने बाहर में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखे थे। आपने क्या कहा? आपने देखा कि भाई सर, उसने तो कुछ 6 लाख रुपए डाले थे और 6 लाख रुपए का वैल्यू बढ़ करके 10 लाख रुपए हो गया था। ठीक है। वो 4 लाख प्रॉफिट में बैठा था। आपने इन्वेस्टर को समझाया कि सर, एक काम करिए, अपना पूरा माल जो है मेरे पास में ARN ट्रांसफर कर लीजिए, चेंज ऑफ ब्रोकर करा लीजिए।
तो उसने आपके बोलने पर जो फॉर्म्स आपने साइन कराए थे वो साइन करके उसने दे दिए, और वो पूरा 10 का 10 लाख रुपया उठ के हमारे कोड में आ गया। अभी सेबी का लेटेस्ट नियम जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था वो क्या बोलता है कि सर चेंज ऑफ ब्रोकर कराने पर 6 महीने बाद आपको उसके ऊपर कमीशन मिलते हैं। क्लियर है? 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। तो अब सवाल ये आता है कि सर वो फिर 6 महीने तक तो कमीशन नहीं मिलेगा ना, तो सर मुझे कल से ही कमीशन मिल सके, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको करना पड़ता है स्विच। स्विच करने का मतलब आपने एक स्कीम से माल निकाल करके दूसरे स्कीम में माल ट्रांसफर कर दिया। मान लो क्लाइंट का पैसा एसबीआई ब्लू चिप फंड में रखा हुआ था, 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 10 लाख रुपए उसने उसके वैल्यू हो गए थे। अभी आपने इन्वेस्टर को समझाया कि सर देखो एसबीआई ब्लू चिप फंड सर उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो एक काम करता हूं मैं आपका एसबीआई ब्लू चिप से पैसा निकाल करके ये पूरा का पूरा पैसा सर आपको मैं एसबीआई मिड कैप फंड में ट्रांसफर कर देता हूँ। इमेजिन करो, मैंने ऐसे समझाया। मैंने कहा सर देखो मुझे आपसे कोई चेक वेक कुछ चाहिए नहीं, खाली मैं एक फॉर्म दूंगा, फॉर्म साइन करके दे दीजिएगा। अभी इन्वेस्टर तो कुछ समझता नहीं है, उसने फॉर्म साइन करके दे दिया और आपने उठा करके पूरा का पूरा माल स्विच कर दिया एसबीआई ब्लू चिप से एसबीआई मिड कैप फंड में। ठीक है? आपको अगले दिन से कमीशन मिलना चालू हो गया। लेकिन वो इन्वेस्टर उस साल के अंत में जब अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेगा ना, तब उसका सीए उसको बोलेगा कि सर देखो आपने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है, और सर उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा कुछ 40 से 1 हजार रुपए। तो वो बोलेगा भाई सर मैंने तो कोई माल बेचा ही नहीं है, मैंने तो खाली एक फॉर्म साइन करके दिया था, मेरे अकाउंट में तो कुछ पैसे आए नहीं है, तो क्या चीज का टैक्स? तो आंसर है कि सर देखो अगर मैंने स्विच किया है तो स्विच का मतलब ही होता है कि मैंने एक स्कीम से माल निकाल दिया और दूसरे स्कीम में माल खरीदा। तो जब मेरा यूनिट अगर बिक गया एक स्कीम से, तो आई एम लायबल टू पे टैक्स। तो ये बात क्लियर रखिएगा कि सर अगर आप कभी भी किसी स्कीम के अंदर में अगर स्विच वगैरह करते हो तो टैक्स की लायबिलिटी आती है। सर मान लो मेरे पास में वो 10 लाख रुपए जमा थे, 6 लाख रुपए डाला था, 10 लाख रुपए जमा थे। अभी ना मैंने सर खाली उसमें से 1 लाख रुपए जितना माल निकाल दिया। 1 लाख रुपए का मैंने पार्शियल, अगर मैंने टोटल 10 लाख रुपए का मैंने रिडेम्पशन किया तो मैं 4 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स दूंगा। लेकिन सर मान लो अगर मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए का अगर मैंने माल बेचा, सेल प्राइस मेरी 1 लाख, सेल वैल्यू मेरी 1 लाख रुपए की थी, तो सर वो 1 लाख रुपए पे मेरा शायद जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो सिर्फ 40 हजार है, तो मुझे 40 हजार पर टैक्स देना होगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि सर किसी भी तरीके से अगर आप माल बेचते हो, चाहे आप टोटल रिडेम्पशन करो, चाहे आप पार्शियल रिडेम्पशन करो, चाहे आप महीने महीने पैसे निकालो एसडब्ल्यूपी के माध्यम से, चाहे आप एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच करो, या फिर आप एक स्कीम से दूसरे स्कीम में महीने महीने पैसे ट्रांसफर करो, जिस स्कीम से पैसा निकलता है, यूनिट बिकता है, आपको वहां पे टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है। ये क्लियर रखिएगा। करेक्ट है? ओके, अब मैं चौथे नंबर पॉइंट पे आता हूं। चौथा नंबर पॉइंट क्या बोलता है कि सर टैक्स क्या हिसाब से लगेगा? तो इसके ऊपर में आता है दो चीजें। टैक्स को लगाने के पीछे में दो चीज चेक करनी पड़ती हैं। हमें देखना पड़ता है टाइप ऑफ एसेट या टाइप ऑफ स्कीम, कि सर जो मैंने माल बेचा है वो कौन सा स्कीम है। तो इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन इट इज डिवाइडेड इनटू, या तो वो इक्विटी स्कीम होगी, या फिर वो नॉन इक्विटी यानी कि मैं इसको कहता हूं डेट स्कीम होगी। मैं नॉन इक्विटी में लिखता हूं, मैं इसको कहता हूं या तो डेट स्कीम होगी, या फिर वो कोई एक हाइब्रिड स्कीम होगी जो कि ना ही इक्विटी है ना ही डेट है। समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। तो कोई भी स्कीम को हम इक्विटी स्कीम तब कहते हैं जब उसके अंदर में मोर देन 65% पैसा इक्विटी शेयर्स में लगा हो। तो फ्रॉम अ टैक्सेशन पर्सपेक्टिव, कोई भी स्कीम में अगर मोर देन 65% ऑफ द पैसा यूज किया गया है इक्विटी शेयर्स खरीदने में, तो उस स्कीम को हम इक्विटी स्कीम कहलाएंगे फ्रॉम अ टैक्सेशन पर्सपेक्टिव। राइट? वैसे ही अगर कोई स्कीम में मोर देन 65% पैसा अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने में डाला गया है, तो हम उसको डेट टैक्सेशन में गिनेंगे। तो मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे बोलूं, तो अगर एसबीआई ब्लू चिप फंड को आपने बेचा है, तो एसबीआई ब्लू चिप फंड तो आप जानते हैं सर वो इक्विटी स्कीम है, वहां तो 100% पैसा मेरा इक्विटी शेयर में लगा होता है। रादर डेफिनेशन तो लार्ज कैप फंड का क्या था कि मोर देन 80% ऑफ द मनी इज इन द टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया। तो घूम फिर के सर आपके पैसे में, आप जो पोर्टफोलियो खोल के देखोगे तो सर ऑलमोस्ट पूरा पैसा जो है आपका इक्विटी शेयर में लगा हुआ है। तो कल को अगर आप एसबीआई ब्लू चिप फंड बेचोगे, तो आपको उस पे इक्विटी का टैक्सेशन देना होगा, बिकॉज मोर देन 65% ऑफ योर मनी इज लाइंग इन इक्विटी। क्लियर है? ओके। अगर मान लो आपने एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड बेचा है, तो एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड क्या है? सर वहां तो 100% आपका पैसा जो है फिक्स्ड रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में लगा होता है, लाइक
कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल। तो जहां पे मोर देन 65% पैसा अगर आपके फिक्स रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में लगा है, तो वहां पे आपका लगता है डेट का टैक्सेशन। हाइब्रिड क्या है सर? जहां पे नॉट मोर देन 65% पैसा इक्विटी में है, नॉट मोर देन 65% पैसा डेट में है। मान लो सर एक ऐसा स्कीम है जहां पे 50% पैसा इक्विटी में और 50% पैसा डेट में है। अभी इसमें आप क्या टैक्स जोड़ोगे? सर 50% इक्विटी में है तो वहां तो इक्विटी टैक्सेशन लगेगा नहीं, क्योंकि नॉट मोर देन 65% इज इनटू इक्विटी। और सिमिलरली 50% डेट में है तो नॉट मोर देन 60% इन डेट। तो ऐसा स्कीम जिसके अंदर में ना ही इक्विटी बैठ रहा है ना ही डेट बैठ रहा है, तो वहां पर आपको हाइब्रिड के हिसाब से टैक्स देना होगा। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि कभी भी अगर कोई स्कीम का अगर मुझे टैक्सेशन बताना है, तो मुझे पहले ये समझना होगा कि मेरे इन्वेस्टर ने कौन सा स्कीम बेचा है, वो स्कीम का नेचर क्या है, एंड अकॉर्डिंगली उससे एप्लीकेबल जो लॉज होंगे उस हिसाब से आपका टैक्स लगेगा। राइट। सो फोर्थ वॉज टाइप ऑफ स्कीम। फिफ्थ पॉइंट दैट वी नोट इज कि सर व्हाट वाज माय होल्डिंग पीरियड। मेरा सर होल्डिंग पीरियड कितने का था? मतलब कि सर मैंने माल खरीदा कब था और माल बेचा कब, कितने दिन तक मैंने माल को होल्ड रखा था, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि सर मेरा टैक्सेशन लॉन्ग टर्म लगेगा कि शॉर्ट टर्म लगेगा। ठीक है। अभी इसके आगे अब मैं एक एक करके घुसता हूँ कि सर इक्विटी में किस हिसाब से टैक्सेशन लगता है। सो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट इक्विटी टैक्सेशन। ठीक है। तो मैं आपको आज का लॉ भी बताऊंगा और किताब में जो लिखा है वो भी बताऊंगा। राइट। सो अभी रिसेंट में जो अभी 2 महीने पहले जब बजट आया था, तो सरकार ने कैपिटल गेन के नियम कानून को बदल दिया था, चेंज कर दिया था। सो मैं अभी का भी बताऊंगा और जो किताब में लिखा है एग्जाम में जो पूछेगा उसका भी आपको बताता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा, इक्विटी का टैक्सेशन मतलब मान लो सर मैंने एसबीआई ब्लू चिप फंड को बेचा, मान लो मैंने एसबीआई ब्लू चिप फंड जैसे स्कीम को सेल किया, तो मुझे टैक्सेशन क्या हिसाब से देना पड़ेगा? तो मैंने क्या कहा सर, ब्लू चिप फंड जो है वो तो इक्विटी फंड है। तो मैंने क्या कहा, पहले आप नेचर ऑफ एसेट जानिए, अब आप इसका होल्डिंग पीरियड जानिए। तो होल्डिंग पीरियड के पर्सपेक्टिव से इसका टैक्सेशन दो प्रकार से हो सकता है। इफ माई होल्डिंग, इसमें एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो बोलता है सर अगर मेरा होल्डिंग पीरियड वाज लेस देन 1 ईयर, तो मुझे शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्रॉफिट पे टैक्स देना होगा। एंड इफ माय होल्डिंग पीरियड वाज मोर देन 1 ईयर, तो मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स देना होगा। मतलब सर मान लो मैंने, इमेजिन करो सर मैंने जनवरी 24 में 1 लाख रुपए लगाए थे, और मैंने अभी जाकर के सितंबर 24 में मैंने देखा अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, तो मैंने मान लो 1,30,000 में अपना माल बेच दिया। राइट। तो मैंने क्या बेचा था, मैंने एसबीआई ब्लू चिप फंड बेचा था, मतलब इक्विटी वाला टैक्सेशन लगेगा। और मैंने सर कितने दिन तक माल रखा? तो सर मैंने खाली 9 महीने के लिए माल रखा। तो अगर 9 महीने के अंदर में अगर मैंने माल बेच दिया, तो मुझे शॉर्ट टर्म के हिसाब से टैक्स लगेगा, जो कि पिछले साल तक 15% का टैक्स था, और अभी रिसेंट बजट में इसको बढ़ा करके इन्होंने कर दिया 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एग्जाम में आपको ये बोलना है, तो 1 लाख का माल 1,30,000 में बेचा, तो सर आपका प्रॉफिट हुआ 30,000 का, उस पे 15% यानी कि आप 4,500 रुपया आप टैक्स दोगे। वही अब अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आप अगर माल बेचते हो, तो आपने 30,000 रुपए का जो प्रॉफिट किया उस पे आप 20% के हिसाब से आपको 6,000 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब मैं लॉन्ग टर्म के पे आता हूं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर में क्या बोलते हैं कि सर अगर मेरा होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, तो इस पे इन्होंने वापस नियम चेंज किया। पहले मतलब लास्ट ईयर तक नियम था कि सर मैं प्रॉफिट पे 10% टैक्स देता था, जिसपे मेरा पहला 1 लाख रुपए का प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हुआ करता था। अभी हाल फिलहाल के इस बजट में इन्होंने टैक्स की रेट को बढ़ा करके 12.5% कर दिया, और थोड़ी सी छूट दे दी और कहा कि भैया हम 1.25 लाख के प्रॉफिट पर टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। क्लियर है? तो अब मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए कि सर मैंने जनवरी 23 में 1 लाख रुपए लगाए थे। राइट। और सर मैंने मान लीजिए अभी सितंबर 24 में मैंने इस माल को बेच दिया 1,60,000 रुपए में। ठीक है। तो सर मेरा होल्डिंग पीरियड कितना था? मेरा होल्डिंग पीरियड सर कुछ 1 साल 9 महीने यानी कि 21 महीने का था, यानी कि मेरा होल्डिंग पीरियड वॉज मोर देन 1 ईयर।
ठीक है। तो यहां पर मैंने कितना प्रॉफिट किया सर, यहां पर आप डिफरेंस निकालिए, तो मैंने 60,000 रुपए का प्रॉफिट किया। 60,000 रुपए पे क्या मुझे कोई टैक्स देना पड़ेगा? आंसर इज नो, क्योंकि पहला 1 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, यानी कि आपका जीरो टैक्स। और आज के दिन इस लिमिट को बढ़ा करके 1,25,000 कर दिया, यानी कि अभी भी जीरो टैक्स। ठीक है। अभी आप ऐसे सोचिए कि सर मान लीजिए मैंने ना कोई जनवरी 21 में, मान लीजिए मैंने लगाए थे 10 लाख रुपए, और मैंने अभी सितंबर 24 में जाकर के इस माल को बेचा मान लीजिए 18 लाख रुपए के अंदर में। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 8 लाख रुपए का। अब इसमें मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? पहले के समय मतलब पिछले साल तक जो नियम था उसमें बोलता था कि सर 8 लाख में से आप 1 लाख रुपया बाद दे दीजिए इन टर्म्स ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट। तो 7 लाख रुपए का 10%, यानी कि आपको 70,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ता था। और अभी जो नया नियम बना है, नया नियम के हिसाब से सर 8 लाख के प्रॉफिट में आप 1,25,000 बात दे दीजिए, यानी कि 6,75,000 पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। तो जो भी फिगर आएगा वो आपको टैक्स देना है। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड इक्विटीज। इस पे एक छोटा सा बात और जान लीजिए, व्हाट इज ग्रैंड फादरिंग ऑफ इनकम। अभी इन लोग बोलते हैं कि सर देखो, इंडिया में ना कैपिटल गेन टैक्स इंट्रोड्यूस हुए थे जनवरी 2018 के अंदर में, जब बीजेपी गवर्नमेंट में अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जनवरी 2018 में पहली बार इंडिया के इतिहास में कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म पर 10% लगा दिया था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कभी भी कोई भी टैक्स लगता है ना, तो वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे लगता है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर। इसका मतलब ये हुआ कि सर मान लो मेरे पिताजी ने जनवरी 2010 के अंदर में कोई म्यूचुअल फंड खरीदा था, मान लीजिए उन्होंने खरीदा था कितना, मैं एग्जांपल यहां पर लिखता हूं तो आपको कुछ समझ में आएगा। कि मान लीजिए मेरे पिताजी ने जनवरी 2010 में म्यूचुअल फंड खरीदा था, मान लीजिए 5 लाख रुपए का। ठीक है। वो म्यूचुअल फंड लेके बैठे हैं, जनवरी 2018 तक आते आते देखा कि इनका ये 5 लाख रुपए का कीमत हो गया 10 लाख रुपए, डबल हो चुका था मान लो 8 साल के अंदर में। ठीक है। अभी हुआ क्या, अभी उन्होंने कुछ बेचा नहीं है, बट अचानक से उन्होंने टीवी ऑन किया और अरुण जेटली जो है वो अपना बजट पेश कर रहा है, और वो बोलता है कि भैया कल से 10% का कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा। तो वो कह रहे हैं कि यार देखो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बट 5 लाख पे 10 लाख का वैल्यू है, तो मैं तो 5 लाख का प्रॉफिट पे बैठा हूं, तो मतलब अगर मैं कल अगर इस पे हाथ लगाने चला गया तो मुझे 50,000 रुपए का झटका लग जाएगा, जो कल तक नहीं था। तो ये तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमें कुछ रियायत दीजिए। तब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि भैया हम, आप जब भी फ्यूचर में माल बेचेंगे तो जनवरी 2018 को आपका जो नैव था उसको हम परचेजिंग नैव मानेंगे, और अब इसके बाद आप जो प्रॉफिट कर रहे हो उस पे आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करिए। तो मान लीजिए कि मेरे पिताजी ने जा करके अल्टीमेटली अभी सितंबर 2024 में इस माल को बेचा, और उन्होंने यही 10 लाख का माल अभी मान लो 25 लाख में बेचा। ठीक है। तो हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट कितना किया? उन्होंने 5 लाख में खरीदा था और 25 लाख में बेचा, तो उनका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है कितना? 20 लाख का। बट क्या पूरे 20 लाख में उनको टैक्स देना होगा? आंसर इज नो। ग्रैंडफादरिंग ऑफ इनकम सेज कि सर जनवरी 18 को जो आपका नैव चल रहा था उसके हिसाब से आपका जो उस दिन फंड वैल्यू था उसको मैं आपका कॉस्ट मान लूंगा। सो योर कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज 10 लाख रुपीज। सो फ्रॉम अ टैक्सेशन परस्पेक्टिव योर टैक्सेबल प्रॉफिट वुड एक्चुअली बी 25 - 10, यानी कि 15 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए पे आप 1.25 लाख रुपए का एग्जेम्पशन लेकर के बाकी बचे हुए प्रॉफिट पर 12.5% का आप टैक्स दे दीजिए। दैट इज हाउ इक्विटी टैक्सेशन इज। क्लियर है? मैं आगे बढ़ता हूं। डेट का टैक्सेशन पहले क्या था और अब क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में। सो इसमें 2 साल में 2 बार नियम चेंज हुए हैं। तो अभी एग्जाम में आपको जो पूछेगा तो आप सिंपल सा इतना बोल के आइएगा कि डेट का टैक्सेशन क्या है, एज पर योर टैक्स स्लैब। मतलब सर डेट का टैक्सेशन उन्होंने एफडी के इंटरेस्ट का टैक्सेशन के बराबर कर दिया, एकदम सेम कर दिया। राइट। विच मीन्स कि सर मान लो अगर आप एफडी पर, आप अगर मान लो मैं 30% इनकम ब्रैकेट में हूँ, टैक्स ब्रैकेट में हूँ, और मान लो मैंने 10 लाख रुपए की एफडी कर रखी है और मुझे 70,000 रुपए का मान लो इंटरेस्ट मिला इस साल, तो मैं उस पर कितना टैक्स देता हूँ?
सर मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में हूँ, क्योंकि मान लो मेरी सैलरी 20 लाख रुपए है, तो मैं 70,000 पे जो मुझे इंटरेस्ट मिला, मैं उसका पूरा 30% आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, राइट। लेकिन वही इमेजिन करिए कि वही 10 लाख रुपए की एफडी जो है ना, वो मेरी मदर के नाम पर है, और मेरे मदर के फाइल में कोई और इनकम है नहीं, उनका बाकी सारा इनकम जीरो है। तो हम क्या देखते हैं कि सर 70,000 रुपए का जो इंटरेस्ट आया, इसके अलावा कोई इनकम नहीं है, तो उनकी जो इनकम है वो तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी नीचे है, 3 लाख से नीचे है। तो उनको कोई टैक्स देना पड़ेगा क्या? नो सर, उनका जीरो टैक्स है, रिटर्न फाइल करेंगी बट टैक्स जीरो देंगी। तो अकॉर्डिंगली जो 70,000 रुपए का जो उनको इंटरेस्ट मिला, उसमें कोई टैक्स देना पड़ेगा क्या? आंसर इज नो, जीरो टैक्स जाएगा। क्लियर है? तो म्यूचुअल फंड में भी यही फंडा कर दिया गया है डेट टैक्सेशन पर। मतलब कि सर अगर आप कोई डेट, अगर आप मान लो कोई डेट स्कीम बेचोगे, मान लो कोई आपने एसबीआई लो ड्यूरेशन का स्कीम बेचा, तो सर आपने चाहे उसको 6 महीने में बेचा, 1 साल में बेचा, 2 साल में बेचा, 5 साल में बेचा, अभी होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट ही उन्होंने हटा दिया। उन्होंने कहा कि सर अगर आपने, अगर मार्च 2023 के बाद अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, डेट म्यूचुअल फंड खरीदा है, तो आपको सिंपल है, जितना आपने प्रॉफिट किया एज पर योर टैक्स स्लैब आप उस पर टैक्स पे कर दीजिए। क्लियर है? दैट इज डेट का टैक्सेशन। पहले नियम कुछ और था। पहले था कि सर अगर आपका 3 साल से होल्डिंग पीरियड अगर कम होता, तो एज पर टैक्स स्लैब देना पड़ता था, एंड अगर मोर देन 3 इयर्स आपका होल्डिंग पीरियड था, तो आपको इंडेक्सेशन वाले प्रॉफिट पर 20% टैक्स देना पड़ता था। सो दैट वाज द ओल्डर नियम which got changed in मार्च 2023। ठीक है। अभी हाइब्रिड टैक्सेशन पर आते हैं, और इस पे भी अभी नियम कानून बदले हैं। हाइब्रिड टैक्सेशन, तो हाइब्रिड टैक्सेशन क्या बोलता है कि सर अभी इन्होंने इसको सिंपल ब्रेक कर दिया कि अगर आपका होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 2 इयर्स, तो आपको हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैपिटल गेन लगाएंगे, एंड इफ इट इज मोर देन 2 इयर्स, तो आपको हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैपिटल गेन लगाएंगे, राइट। तो इन्होंने क्या नियम निकाला? अगर मोर देन 2 इयर्स का आपका होल्डिंग पीरियड है, तो आपको प्रॉफिट का 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। ये सब मैं नया नियम आपको बता रहा हूँ। और लेस देन 2 इयर्स अगर आपका होल्डिंग पीरियड है, तो आपको एज पर योर टैक्स स्लैब आपको टैक्स भरना होगा, एज पर योर टैक्स स्लैब। क्लियर है? So these are some of the things that you need to understand when you are talking about taxation with your client. अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, अब मैं आपको चैप्टर में लेकर के आता हूँ। तो म्यूचुअल फंड के अंदर में क्या बोल रहा है कि सर एक होता है कि इनकम जो है वो आती है फंड के पास में, यानी कि स्कीम के पास, मतलब किसी फंड मैनेजर ने 1,500 रुपए का एचडीएफसी बैंक 1,700 रुपए में बेच दिया, तो इनकम तो वहां पर आई। तो क्या उस स्कीम को टैक्स भरना पड़ता है? आंसर इज नो। सर स्कीम को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, दे आर एग्जेम्प्ट अंडर 1023D। ठीक है। लेकिन टैक्स कौन भरता है? टैक्स भरता है इन्वेस्टर, और वो कब भरता है? अगर उसने कोई प्रॉफिट किया है तब। ठीक है। अच्छा, टैक्सेशन क्या हिसाब से लगेगा? सर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इनकम, कि सर आपका जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। डिविडेंड का अलग टैक्सेशन है, मैं आऊंगा उसके ऊपर में। सर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्कीम, कि सर आपका वो इक्विटी स्कीम था कि नॉन इक्विटी स्कीम था। एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इन्वेस्टर, कि अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर है तो अलग नियम है, और अगर वो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो उसको टीडीएस पे करना पड़ता है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड में हम जैसे लोगों के लिए कोई टीडीएस नहीं कटता है। ओके। फिर मैंने क्या कहा कि कोई भी स्कीम जिसमें 65% पैसा इक्विटी शेयर्स में लगे हुए हैं, लिस्टेड शेयर्स में लगे हैं, हाँ लिस्टेड शेयर्स में, उसको हम लोग इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम कहते हैं। ये नियम कानून अभी बदल गए। तो मैंने क्या कहा, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में अगर लेस देन 1 ईयर है, तो अब आपको 20% देना पड़ता है, बट एग्जाम के परस्पेक्टिव से आप याद रखिएगा 15% था। एंड मोर देन 1 ईयर अगर आपका होल्डिंग पीरियड है, तो आपको अब 12.5% टैक्स देना पड़ता है, जो कि पहले 10% था। इस पे पहले जो एग्जेम्पशन लिमिट था वो 1 लाख रुपए का था, और अब नए वाले पे एग्जेम्पशन लिमिट 1,25,000 रुपए का है। नॉन इक्विटी, यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डेट वाले स्कीम्स का। तो पहले क्या सिस्टम था, लेस देन 3 इयर्स को हम लोग कहते थे शॉर्ट टर्म, और मोर देन 3 इयर्स को हम कहते थे लॉन्ग टर्म। तो लेस देन 3 इयर्स पर एज पर योर टैक्स स्लैब मार्जिनल टैक्स रेट, और मोर देन 3 इयर्स में इंडेक्स्ड प्रॉफिट का
20% आपको टैक्स भरना पड़ता था। मैं फटाफट, अगर एग्जाम में कभी इंडेक्स प्रॉफिट पूछ ले तो मैं कैसे इसको अटेम्प्ट करना है मैं आपको दिखा दिखा देता हूँ। शायद अब नहीं पूछेगा क्योंकि अब ये नियम कानून चेंज हो चुके हैं, बट मैं आपको इंडेक्सेशन का चीज समझाता हूँ। इंडेक्सेशन क्या होता है? मान लो सर आपने कोई डेट फंड था, मान लो आपके पास में कोई एक एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड में आपने पैसा डाला था, कितना, 10 लाख रुपए मान लो, ठीक है। और आपने, मान लो कि 3 साल के बाद में ये स्कीम को बेचा, और इस स्कीम ने मान लो आपको 7% या 7.5% का आपको रिटर्न बना के दिया। तो 3 साल के बाद में आपने इसको सेल किया, मान लो 12.5 लाख रुपए में। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो पहले का जो नियम था बोलता था कि डेट स्कीम, एसबीआई लो ड्यूरेशन फंड इज डेट स्कीम, तो अगर आप डेट स्कीम को मोर देन 3 इयर्स के बाद अगर आप बेचते हैं तो आपको हम टोटल प्रॉफिट यानी कि 10 लाख माइनस 12.5 लाख, मानेंगे हम 2.5 लाख पे आपको टैक्स नहीं मांगेंगे, हम आपको कुछ रियायत देंगे। एंड दैट रियायत वॉज ऑन अकाउंट ऑफ इंडेक्सेशन। तो सेबी क्या बोलती थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या बोलता था कि भाई आप टैक्स क्या देंगे, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता था कि आप टैक्स कैसे देंगे, आप टैक्स देंगे। सो जो टैक्स आएगा दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट प्राइस। देखो अगर मैं कॉस्ट प्राइस बोलता तो मैं 10 लाख लिखता, लेकिन इंडेक्स्ड कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 10 लाख नहीं, कुछ बढ़ करके मान लो 11, 11.5, 12 लाख रुपए आएगा। वो कैसे निकलता है? तो ये जो इंडेक्स्ड कॉस्ट प्राइस का फंडा है ये बोलता है इट इज बेसिकली योर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई CII ऑफ सेलिंग ईयर डिवाइडेड बाई CII ऑफ परचेजिंग ईयर। अब आप बोलोगे सर ये CII क्या होता है? सो CII स्टैंड्स फॉर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अभी होता क्या है कि सरकार बोलती है देखो हर साल ना महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई कितनी बढ़ रही है एक नंबर सरकार पब्लिश करती है इनकम टैक्स की किताब में। तो मान लो सर आपने 10 लाख रुपए डाले थे मान लो 2021 में, और आपने अभी 2024 में जाकर के माल बेचा 12.5 लाख में, ठीक है। तो हम आपका इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था 10 लाख, 2021 में जब किताब छपी थी तो मान लो उन्होंने कहा था कि भाई 500 रुपए का CII है, और 2024 में जब किताब छपी तब उन्होंने कहा कि भाई अभी CII जो है वो 600 रुपये हो गया, एग्जाम में ये नंबर दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे करोगे 10 लाख इंटू 600 डिवाइड बाई 500, यानी कि 12 लाख रुपया हो गया आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट। तो अब आपको टैक्स निकालना है, तो आपने माल बेचा कितने पे, 12.5 लाख पे, और आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट कितना आया, 12 लाख। तो आपने प्रॉफिट कितना किया, आपने एक्चुअल टैक्सेबल टैक्सेशन के परस्पेक्टिव से आपकी प्रॉफिट हुई 50,000 रुपए, और आप इस पे 20% टैक्स यानी कि 10,000 रुपए सिर्फ आप टैक्स दे दीजिए। तो देखो दोस्तों, इसके पहले जो नियम हुआ करता था उस वो कितना ज्यादा फेवरेबल था म्यूचुअल फंड के लिए, क्योंकि यही 10 लाख रुपए डाल करके अगर एक इन्वेस्टर FD में 12.5 लाख रुपए वैसे निकालता था ना, तो उसको पूरे के पूरे 2.5 लाख रुपए पे मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, जो कि मान लो एक HNI कस्टमर के लिए 30% टैक्स, यानी कि 2.5 लाख पे उसको 75,000 रुपए टैक्स देने पड़ते थे। और वही पैसा जब वो डेट म्यूचुअल फंड डालता था तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलने की वजह से उसको 7.5 लाख रुपए टैक्स नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था। बट अफसोस मार्च 2023 में ये नियम हटा दिया गया, एंड नाउ डेट MF का टैक्सेशन इज ऑन पार विथ FD का टैक्सेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आई नो आज का क्लास थोड़ा सा हेवी है बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको एक के बाद एक बोलते चला जा रहा हूँ, बट इसको आप फॉलो करिएगा, इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा। फिर जो मैंने अभी आपको समझाया कि अप्रैल 2018 के बाद में जो उन्होंने ग्रैंड फादरिंग ऑफ कैपिटल गेन्स निकाला, जनवरी 18 के नियम के बाद में, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फिर इंडेक्सेशन बेनिफिट मैंने आपको अभी बताया कि जो डेट में पहले हुआ करता था कि आपको एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ सेलिंग ईयर डिवाइडेड बाय CII ऑफ परचेजिंग ईयर करके आप इंडेक्स कॉस्ट निकालते थे, उसके बेसिस पे आप डिफरेंस का प्रॉफिट निकाल के उस पर 20% टैक्स देते थे। डिविडेंड इनकम की स्लाइड ना 3 बार चेंज हो चुकी है। अभी जो लेटेस्ट बोलता है कि भैया जो डिविडेंड के नाम पर अगर आप कुछ भी पैसा लेते हो, मान लो आपने HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसे डाले हैं और वो स्कीम ने आपको डिविडेंड दिया, अभी जो डिविडेंड आता है ये थोड़ी कोई आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, क्योंकि डिविडेंड तो आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व से निकल रहा है।
और डिस्ट्रीब्यूटर रिजर्व तो आज से नहीं सर, वो तो पिछले 20-25 साल से वो जमा होते जा रहे हैं। हो सकता है आपने तो इन्वेस्टमेंट अभी 1 महीना पहले या 1 साल पहले ही किया था, हो सकता है कि स्कीम ने उस समय कोई प्रॉफिट किया भी नहीं है, बट स्कीम ने डिविडेंड अनाउंस किया। तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज नथिंग बट अ कैश फ्लो। वो पैसे आपके अकाउंट में घुसे और उतने रुपए से आपका एनएवी कम हो गया। मान लो आपने 10 लाख रुपए निवेश कर रखा था, स्कीम ने मान लो 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 10 लाख पे 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में घुस गए। लेकिन आपका जो फंड वैल्यू जो दिखाएगा ना ऐप में, वो अब 9 लाख रुपए दिखाएगा। ठीक है, तो मतलब घूम फिर के आपका पैसा आप ही को मिल गया। लेकिन आज का नियम क्या बोलता है कि सर आपको जो 1 लाख रुपए डिविडेंड के नाम पे मिले ना, इसको हम आपका इनकम ट्रीट करेंगे, एंड यू वुड हैव टू पे टैक्स एज पर योर मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। तो अगर मैं 30% टैक्स ब्रैकेट वाला इंडिविजुअल हूं, तो मैं इस 1 लाख पर 30% टैक्स पे कर दूंगा, जबकि मैंने तो कोई प्रॉफिट किया ही नहीं है। तो इसीलिए जब से ये नियम चेंज हुआ है और जब से कह दिया गया, पहले नियम क्या था कि डिविडेंड टैक्स फ्री होता था, लेकिन अब ये नियम हटा के बोल दिया कि सर डिविडेंड पे आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपका टैक्स स्लैब है। तो इस वजह से आज के दिन मैक्सिमम स्कीम्स में कोई भी बंदा डिविडेंड ऑप्शन ऑप्ट इन नहीं करता है। अगर उसको रेगुलर मंथली कैश फ्लो चाहिए या रेगुलर एनुअल कैश फ्लो चाहिए, तो वो SWP स्कीम में जाता है, महीना महीना अपना यूनिट बेच करके उसमें से पैसा निकालता है, और महीना महीना जो वो यूनिट बेच रहा है, तो वो खाली प्रॉफिट के पोर्शन पर वो टैक्स देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मान लो किसी बंदे ने 10 लाख रुपया, मान लो उसने कोई हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, और वो बोलता है कि सर मैं 8% के हिसाब से विथड्रॉल लूंगा, तो उसने साल का 80,000 रुपए का SWP लिया, राइट? तो क्या मुझे 80,000 रुपए पे पूरा 30% टैक्स देना पड़ेगा, अज्यूमिंग कि इन्वेस्टर 30% टैक्स लाइन में? आंसर इज नो। 80,000 रुपए जब वो SWP के नाम पर पैसे ले रहा है, साल में एक बार ले, चाहे महीना महीना ले, चाहे क्वार्टरली ले, वो जब वो 80,000 रुपए जब वो पैसे लिया ना, तो 80,000 रुपए इज नथिंग बट द सेल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। उसने 80,000 रुपए का यूनिट्स बेचा, माल बेचा। टैक्स क्या चीज पे देना था? टैक्स देना था ऑन द प्रॉफिट एंड नॉट ऑन द सेल वैल्यू। तो 80,000 रुपए का माल बिका, इसका परचेजिंग कॉस्ट क्या था? तो मान लीजिए सर कि उस स्कीम ने ना 15% का रिटर्न बना के दिया था, तो आपका परचेजिंग कॉस्ट निकल के आएगा शायद 70,000 रुपए। तो आपने देखा कि सर 70,000 रुपए का माल बिका, जिसके अगेंस्ट में 80,000 रुपए रियलाइज हुए, तो मैंने प्रॉफिट कितना किया? मैंने प्रॉफिट किया सिर्फ 10,000 रुपए। तो 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे मैंने महीना महीना पैसा उठाया, और मेरा सिर्फ 10,000 रुपए जो प्रॉफिट आया, उस पे मेरा STCG या LTCG के हिसाब से टैक्स लगेगा, तो वो बहुत ही माइनर सा अमाउंट मेरा टैक्स में आता है। अगर 1.25 लाख के नीचे है तो ऐसे भी वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको समझा दिया अभी कि SWP और इसमें क्या फर्क है। अच्छा, सेटिंग ऑफ कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस, ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलता है कि सर देखो, प्रॉफिट आप करते हो तो टैक्स देना पड़ता है। अभी अगर आपने लॉस किया, तो जरूरी तो है नहीं कि हमेशा आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप हमेशा ही प्रॉफिट बनाओगे, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो सर जब अगर मैं प्रॉफिट बनाता हूं, तो आप मुझे उस पर टैक्स मांगते हो। तो सर अगर मैं कोई लॉस करूं, तो क्या मुझे उस पर कुछ रियायत मिल सकती है? इन द सेंस, मान लो कि सर मैंने शेयर ट्रेडिंग की, और मान लो सर मैंने 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया इस साल। अब मैं जाकर के इनकम टैक्स वाले से क्या गुहार लगा रहा हूं कि सर मेरा ना ये 15 लाख रुपए का सैलरी है, जिसपे आप मेरे से 30% टैक्स लेते हो। सर मेरा 1 लाख रुपए ना अभी शेयर ट्रेडिंग में लॉस लग गया, तो सर एक काम करो ना, आप मेरे से 15 लाख पे 30% नहीं, 1 लाख रुपए एडजस्ट कर दो, और बाकी 14 लाख पे आप मुझसे टैक्स ले लो। तो क्या ये एडजस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं सेटिंग ऑफ, ये अलाउड है? तो इस पे पहला नियम आप जान लीजिए कि अगर आपका कभी भी कैपिटल लॉस अगर है, तो इसका सेट ऑफ कभी भी अदर हेड्स ऑफ इनकम से नहीं हो सकता है। तो एक जनरल नॉलेज के लिए जान के चलिए कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपके हेड्स ऑफ इनकम 5 होते हैं। पहला हेड ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी। तीसरा होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि बिजनेस इनकम। चौथा हेड होता है कैपिटल गेन्स, और पांचवा होता है अदर सोर्सेस, यानी कि इंटरेस्ट इनकम वगैरह, ठीक है।
तो क्या बोलता है कि सर ये जो सेक्शन है कैपिटल गेन, इसमें अगर आपने मान लो कोई लॉस कर रखा है, तो इसका लॉस को आप बाकी चारों हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? ओके, दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू क्या बोलता है? तो बोलता है सर देखो, अगर मान लो आपने मैंने 1 लाख रुपए का लॉस किया, आपने उसको सैलरी से एडजस्ट करने से मना कर दिया, मान लिया आपकी बात। लेकिन सर देखो, मैंने ना इस साल 1 लाख रुपए का शेयर ट्रेडिंग में लॉस किया, लेकिन सर मैंने ना म्यूचुअल फंड में इस साल 3 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। तो एटलीस्ट आप मुझसे 3 लाख पे आप पूरा टैक्स लोगे, तो ये जो 1 लाख का लॉस किया इसको तो आप एडजस्ट करने दो। तो सेबी तो इनकम टैक्स वालों ने कहा कि ठीक है, वो हम एडजस्ट करने देंगे, लेकिन क्या हिसाब से? उन्होंने कहा कि दो चीज देखेंगे हम, कि आपने जो लॉस बुक किया वो शॉर्ट टर्म लॉस है कि लॉन्ग टर्म लॉस है, मतलब वो 1 साल के अंदर का लॉस है कि 1 साल के बाद का लॉस है। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर है, तो इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी गेन। मतलब अगर आपने इस साल कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है, या फिर आपने इस साल कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है, आपने कोई भी रकम का अगर गेन किया है, तो उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किया है, मान लो आपने कोई शेयर खरीदा था 3 साल पहले, और आपने देखा कि शेयर मार्केट तो इतना बढ़ गया, मेरा शेयर तो अभी तक बढ़ा नहीं, अभी तक लॉस खा रहा है, चलिए काम करते हैं, इस साल में हम बेच देते हैं। तो आपने मान लो 1 लाख रुपए का लॉस बुक कर दिया उस पे, तो वो कौन सा लॉस हुआ? होल्डिंग पीरियड वॉज मोर देन 1 ईयर, सो आपने 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बुक किया। राइट। तो वो बोलता है कि सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हो। तो मतलब अगर मान लीजिए इस साल आपने कोई पुराना म्यूचुअल फंड बेचा, और उस पे आपको मान लो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो आप पूरे 2 लाख पे टैक्स नहीं दे करके 1 लाख रुपए एडजस्ट कर दो, और बाकी 1 लाख रुपए पे आप टैक्स दे सकते हो। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। डिविडेंड स्ट्रिपिंग और बोनस स्ट्रिपिंग क्या है, ये जान के फायदा नहीं है। ये बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में कुछ लूप होल्स थे, जिसका फायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उठाते थे, और उसके अगेंस्ट में वो लीगली लॉफुली क्लाइंट का टैक्सेशन कम करते थे। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत रेवेन्यू लॉस होता था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आया कि कहाँ कमी रह गई है, और उन्होंने फिर कुछ नियम कानून चेंज किए, जिससे कि अब कोई भी इन्वेस्टर डिविडेंड स्ट्रिपिंग या बोनस स्ट्रिपिंग नहीं कर सकता है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे आते हैं। तो ये याद रखिएगा कि सर जो भी हम आपको भी कह रहे थे ना कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 12.5 देना पड़ेगा इक्विटी के केस में, तो वो 12.5 या 20 कब देना पड़ता है? ओनली इफ यू हैव सोल्ड अ लिस्टेड सिक्योरिटी। और आप कभी भी लिस्टेड सिक्योरिटी, मतलब एक ऐसा सिक्योरिटी जिसको आपने स्टॉक एक्सचेंज पर अगर आपने बेचा है, तो बेचते वक्त आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी देना पड़ता है। ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, दो तीन नियम। पहला बात, एसटीटी जो है ना वो परचेज पर नहीं लगता है, वो सिर्फ सेलिंग करने पर लगता है। दूसरा, एसटीटी जो है वो डेट का माल बेचने पर नहीं लगता है, वो सिर्फ इक्विटी या हाइब्रिड का माल बेचने पर ही लगता है। राइट। तो एसटीटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन परचेज। पहले मैंने आपको क्लियर किया कि परचेज पे नहीं लगता है। एसटीटी इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांजेक्शन इन डेट, मतलब डेट पे एसटीटी एप्लीकेबल नहीं। तो एसटीटी एप्लीकेबल है सिर्फ सेल पे, और वो है इक्विटी या हाइब्रिड का सेल। तो सर इसके दो टैक्स रेट हैं। अगर आप डिलीवरी बेस, अगर आप मतलब आपने आज खरीदा और एक दिन के बाद बेचा, तो उसको हम कहते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन। तो इस पे आपको 0.001% ऑफ द सेल वैल्यू आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और वही अगर आपने कोई इंट्राडे ट्रांजैक्शन किया, मतलब आज खरीदा और 2 घंटे बाद बेच दिया, नॉन डिलीवरी बेस्ड, तो इस पे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इट इज एक्चुअली 0.025% ऑफ द सेल वैल्यू। क्लियर है? तो ये एसटीटी पे इससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ईएलएसएस मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि ऑन द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए एटीसी का, तो आप जनरली बैंक एफडी करते थे, एलआईसी पॉलिसी करते थे, पीपीएफ करते थे। सिमिलरली म्यूचुअल फंड की दुनिया से आप कोई टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक एसबीआई टैक्स गेन स्कीम और एन एचडीएफसी टैक्स सेवर स्कीम। यहां पर आप जो पैसा निवेश करते हो, वो 3 साल के लिए लॉक में जाता है, और जितना रुपया आपने निवेश किया, मैक्सिमम बेनिफिट आपको 1.5 लाख रुपए तक का
मिल सकता है। ठीक है। फिर बोलते हैं टीडीएस। म्यूचुअल फंड के अंदर में अगर मान लीजिए हम और आप जो कि नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, अगर हम अपना कोई भी म्यूचुअल फंड का माल बेचते हैं तो हमको पूरा का पूरा सेल वैल्यू मिल जाता है। टैक्स पे करने की जिम्मेदारी इन्वेस्टर की है, जो साल के अंत में जब रिटर्न फाइल करता है उस पे वो टैक्स देता है। राइट। लेकिन अगर जो निवेशक है जिसने माल बेचा वो अगर एक एनआरआई है, ठीक है, तो एनआरआई तो अपने पैसे बाहर ले जाएगा, तो गवर्नमेंट उससे कैसे जाके टैक्स क्रेडिट करेगी। तो इसके लिए नियम ये बोलता है कि सर अगर एनआरआई ने कभी अपना माल बेचा तो उसको पैसे टीडीएस कटने के बाद ही मिलेंगे। ये टीडीएस में जो पैसे कटते हैं वो उसके फॉर्म 26 AS में दिखता है। विच मीन्स कि अगर साल के अंत में अगर वो एनआरआई बताए कि भाई मेरा कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो उसको एक्चुअल में कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। वो अपना टीडीएस को रिफंड क्लेम कर सकता है। जीएसटी इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वेर इन इट सेज दैट कि सर आपको जो भी इनकम मिलती है ना उसके अंदर में जीएसटी का पोर्शन भी रहता है, और जीएसटी आपको आगे सरकार को पे करना होता है। राइट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 9 was a long chapter, but then lot of concepts were discussed and आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं सिर्फ अंत में यही बोलूंगा कि जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं वही लोग अल्टीमेटली एग्जाम लिखेंगे और वही लोगों का एग्जाम क्लियर होगा। सो फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव नॉट येट स्टार्टेड attempting the mock test, I would say it is very high time that you should all be attempting your mock test. Right. So on that note, I end today's class. Till then, take care. Goodbye.